हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप लोग जानने वाले हैं सर सैयद अहमद खान के सामाजिक, राजनीतिक एवं धार्मिक विचार के बारे में। सर सैयद अहमद खान का जन्म 17 अक्टूबर 1817 को दिल्ली में हुआ था। उनके पूर्वज ईरानी सामंत थे जिनकी मुगल दरबार में काफ़ी प्रतिष्ठा थी। 1857 की क्रांति के समय सर सैयद अहमद खान ने ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रति वफादारी दिखाई। उससे प्रसन्न होकर कंपनी ने उन्हें सितारे हिंद की उपाधि प्रदान की और सब जज के पद पर नियुक्त किया। क्रांति के बाद यानी 1857 की जो क्रांति हुई उसके बाद सर सैयद ने मुस्लिम संप्रदाय के हित की ओर विशेष ध्यान देना शुरू किया। उन्होंने ब्रिटिश सरकार के मुस्लिम विरोधी रवैये को बदलकर उसे मुस्लिम हितों का संरक्षक बना देने की सफल चेष्टा की। एक ओर तो उन्होंने अंग्रेज सरकार को समझाया कि 1857 के विद्रोह के लिए मुसलमान उत्तरदायी नहीं थे और दूसरी ओर मुसलमानों से अपील की कि वे सरकार के साथ हर तरह से सहयोग करें। अंग्रेज सरकार को मुसलमानों के अनुकूल बनाने में सर सैयद की भारतीय विद्रोह के कारण द कॉजेज ऑफ इंडियन रिवॉल्ट नामक पुस्तक बड़ी सहायक सिद्ध हुई। सर सैयद अहमद खान की पुस्तक द कॉजेज ऑफ इंडियन रिवॉल्ट पहले उर्दू में प्रकाशित हुई और तब सर सैयद के अंग्रेज मित्र ऑकलैंड कोलविन द्वारा अंग्रेजी में अनुदित की गई, उसका अनुवाद किया गया। सैयद अहमद ने भारत के वफादार मुसलमान लॉयल मोहम्मडन्स ऑफ इंडिया नामक पुस्तिका भी निकाली। उन्होंने अंग्रेजों और मुसलमानों में सद्भावना उत्पन्न करने के लिए विभिन्न लेख प्रकाशित किए। 1864 में गाजीपुर में सर सैयद ने साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की, जिसका स्थायी कार्यालय बाद में अलीगढ़ में रहा। 1869 में वे इंग्लैंड गए। वहां से लौटने पर सर सैयद ने अलीगढ़ आंदोलन शुरू किया। 1875 में उन्होंने अलीगढ़ कॉलेज की एक स्कूल के रूप में स्थापना की। 1876 में सरकारी नौकरी से पेंशन लेकर वे अलीगढ़ में ही रहने लगे। 1878 से 1882 के दौरान वे वायसराय की काउंसिल के सदस्य रहे। उनको KCSI की उपाधि से विभूषित किया गया। 1886 में उन्होंने मोहम्मडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना की। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विरोध किया था तथा 1888 में इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन स्थापित किया। 1893 में एक राजनीतिक संगठन मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल डिफेंस एसोसिएशन की स्थापना की गई। जिन सुविधाओं को ब्रिटिश सरकार से मांगने का निश्चय सर सैयद अहमद द्वारा किया गया, अधिकांशतः वे ही 1906 में शिमला शिष्टमंडल द्वारा अंग्रेजी सरकार के समक्ष प्रस्तुत की गई, क्योंकि सर सैयद की मृत्यु सन 1898 में ही हो गई थी। सर सैयद के राजनीतिक विचार, पॉलिटिकल आइडियाज ऑफ सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान ने प्रारंभ में यानी शुरुआती दौर में अपना राष्ट्रवादी और हिंदू मुस्लिम एकतावादी स्वरूप प्रकट किया, किंतु बाद में विशेषकर 1887 में उन्होंने संप्रदायवादी और विभाजनवादी के रूप में अपना परिचय दिया। सैयद के चिंतन और कार्यकलापों से यह निष्कर्ष निकालना अस्वाभाविक न होगा कि उनमें संभवतः हिंदू मुस्लिम एकता की सच्ची इच्छा कभी भी नहीं थी और वे सच्चे राष्ट्रवादी कभी नहीं रहे। हिंदू मुस्लिम एकता की यदाकदा जो अभिव्यक्ति उन्होंने अपने जीवन के प्रारंभिक काल में की, वह वास्तव में कूटनीतिज्ञता से प्रेरित थी। किसी भी राजनीतिक नेता के लिए अपने सार्वजनिक जीवन के प्रारंभिक काल में सर सैयद की भाषा में बोलना स्वाभाविक था। सर सैयद अहमद खान के अनुसार
भारतीय क्रांति 1857 की जो क्रांति थी उसके जो कारण रहे हैं वे इस प्रकार है। सर सैयद ने 1857 के संघर्ष में ब्रिटिश शासन का पक्ष लिया। उनका अंग्रेजों के प्रति यह सहयोगात्मक दृष्टिकोण एक विशेष उद्देश्य से प्रेरित था। उनका विचार था कि ब्रिटिश शासन भारत से समाप्त नहीं हो सकेगा और देश में ऐसी कोई अन्य राजनीतिक शक्ति नहीं है जो देश को नियंत्रण में, कंट्रोल में रख सके। ब्रिटिश शासन ने उन्हें आर्थिक रूप से पुरस्कृत भी करना चाहा, तथापि किन्हीं कारणों से, लेकिन कुछ कारणों से उन्होंने विनम्रतापूर्वक यह पुरस्कार स्वीकार नहीं किया। के दामोदरन ने लिखा है कि सर सैयद ने 1857 के महान विद्रोह में शासकों को सहायता प्रदान की, पर ऐसा लगता है कि परवर्ती फलितार्थों ने उनकी चेतना को झकझोर दिया। उन्होंने एक ओर तो यह प्रयास किया कि मुसलमान अंग्रेज़ों के विरोध की भावना का परित्याग कर दे, तथा दूसरी ओर ब्रिटिश शासन से अपील की कि वह अपनी नीतियों में अधिक उदार हो जाए। एक चतुर दूरदर्शी राजनीतिक के रूप में सर सैयद ने भांप लिया कि मुसलमानों पर राजद्रोह के कलंक को मिटा दिया जाए और मुस्लिम जाति को ब्रिटिश सरकार का हितैषी सिद्ध कर दिया जाए, तो मुस्लिम ब्रिटिश गठबंधन का रास्ता साफ हो जाएगा और अंग्रेजों की कृपा दृष्टि मुस्लिम जमात पर बरस सकेगी। सर सैयद ने इस ओर भी प्रयास शुरू कर दिया और 1858 में भारतीय विद्रोह के कारण द काउज ऑफ इंडियन रिवॉल्ट नामक पुस्तक उर्दू में लिखी, जिसका 1873 में कोलविन एवं ग्राहम ने अंग्रेजी में अनुवाद किया। सर सैयद ने लिखा कि विद्रोह का मूल कारण भारतीयों को विधि निर्माण के कार्य, मतलब जो कानून बनाने का जो कार्य है उससे दूर रखना था, विधि निर्माण के कार्य से दूर रखना था। भारतीयों के लिए अपना विरोध प्रकट करने और अपना मत व्यक्त करने के सभी मार्ग बंद थे। अतः सरकार के वास्तविक इरादों के संबंध में जनता में भारी भ्रम फैलना स्वाभाविक था। सर सैयद ने इस बात पर खेद प्रकट किया कि शासकों और प्रजाजनों के बीच विचारों के आदान प्रदान का नितांत अभाव था। सर सैयद की एक बड़ी शिकायत यह थी कि भारतीयों को परिषदों में कोई स्थान नहीं दिया गया था। जनता के पास अवांछनीय कानूनों के विरुद्ध अपने विचार प्रकट करने के कोई साधन नहीं थे। इन परिस्थितियों में एक ऐसा समय आया जब लोग सरकार को मंद जहर, बालू की रस्सी और अग्नि की गद्दार सिखा, अ स्लो पॉइजन, अ रोप ऑफ सैंड एंड अ ट्रेकरस फ्लेम ऑफ फायर समझने लगे। इस मनस्थिति का स्वाभाविक परिणाम निकला कि जनता और शासकों के बीच वह कड़ी टूट गई जो संतुलन के लिए बहुत आवश्यक थी। सर सैयद ने आग्रह किया कि प्रजा का प्यार और लोगों की मैत्री जीतने के लिए उन्हें विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। सरकार तभी सुरक्षित हो सकती है जब उसे शासितों के संबंध में समुचित जानकारी रहे और वह उनके अधिकारों का सम्मान करे। सर सैयद ने भारतीय विद्रोह के और भी अनेक कारण बताए, जिनमें से मुख्य इस प्रकार थे। पहला, सरकार द्वारा ऐसे कानूनों और नियमों का पास करना जो जनता की आकांक्षाओं और परंपराओं के प्रतिकूल थे तथा जिनमें से कुछ तो निश्चित रूप से आपत्तिजनक थे। दूसरा, जनता की दशा और इच्छाओं के प्रति सरकार की अनभिज्ञता। तीसरा, सरकार की ओर से कुछ ऐसी बातों की अवहेलना जो देश के सुशासन के लिए आवश्यक थी। चौथा, सेना का कुप्रबंध जिससे असंतोष फैल गया। सर सैयद ने अपनी पुस्तक में अनेक उदाहरण देकर यह सिद्ध करने की चेष्टा की कि भारतीय मुसलमानों का अंग्रेज़ों से कोई विरोध नहीं था, अपितु
मूलतः वे अंग्रेजों के प्रति निष्ठा और मैत्री के भाव रखते थे। उन्होंने कहा कि कुछ मुसलमान किन्हीं गलत विश्वासों अथवा दूसरों के बहकाने से अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह में शामिल हो गए थे, लेकिन उन्हें सरलता से आसानी से पुनः राजभक्ति के मार्ग पर लाया जा सकता था। सर सैयद ने 1857 के विद्रोह से अपने राजनीतिक दर्शन के लिए कुछ निष्कर्ष निकाले। उन्होंने शासकों तथा प्रजा के बीच मैत्री और सहानुभूतिपूर्ण विचार विनिमय की आवश्यकता पर बल दिया। वनस्पति जगत के साथ सादृश्य दर्शाते हुए उन्होंने बतलाया कि सरकार मूल है और जनता उस मूल का विकसित रूप है। उन्होंने भ्रातृत्व संबंध में संत पाल के आदेश को उद्धृत किया और ईसा मसीह के ये वचन भी उद्धृत किए कि तुम अन्य लोगों के साथ वैसा ही बर्ताव करो जैसा कि तुम चाहते हो कि वे तुम्हारे साथ करें, क्योंकि पैगंबरों का यही कानून है। सर सैयद का राष्ट्रवादी और हिंदू मुस्लिम एकतावादी स्वरूप। सर सैयद ने अपने राजनीतिक सार्वजनिक जीवन के प्रारंभ में ऐसे विचार प्रकट किए जिनसे यह आशा बंधी कि उनके व्यक्तित्व में एक भारतीय राष्ट्रवादी और हिंदू मुस्लिम एकतावादी नेता मिलेगा। 1887 से पूर्व उनके भाषणों से अधिकांशतः यही ध्वनित हुआ कि वे एक राष्ट्रवादी थे और हिंदू मुस्लिम एकता के पोषक थे। विधान परिषद का सदस्य मनोनीत होने पर उन्होंने यह आशा प्रकट की कि वह दिन अवश्य आएगा जब देश में प्रत्येक जिले में नहीं तो कम से कम प्रत्येक डिवीज़न से जनता के प्रतिनिधि परिषद में आएंगे। विधान परिषदों में जनप्रतिनिधित्व की आवश्यकता पर उनके विचार भारतीय उदारवाद के सूत्रधारों जैसे ही थे। उन्होंने यह भी अनुभव किया कि ब्रिटिश संसद सदस्यों को भारतीय जनता की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं से निरंतर यानी लगातार अवगत कराते रहना जरूरी है। इस संपर्क की स्थापना के लिए उन्होंने एक संस्था की आवश्यकता अनुभव की और फलस्वरूप 1886 ईस्वी में ब्रिटिश भारतीय संघ ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन अस्तित्व में आया। सर सैयद ने इल्बर्ट बिल का समर्थन किया, जिसका ध्येय न्यायिक प्रशासन से जातीय भेदभाव को मिटाना था। यही नहीं, नागरिक सेवा आंदोलन सिविल सर्विस एगिटेशन में उन्होंने राष्ट्रवादियों का साथ देते हुए नागरिक सेवा में प्रवेश के लिए भारतीयों को समान सुविधाएं और अवसर दिए जाने की मांग की। उन्होंने एक ऐसी संस्था की स्थापना का भी प्रयास किया जिसका उद्देश्य भारतीयों को यूरोप की यात्रा के लिए तैयार करना और सहायता देना था। 1884 में पंजाब भ्रमण के भाषणों में सैयद ने हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया। उन्होंने इस बात को दोहराया कि हिंदू और मुसलमान दोनों मिलकर इस राष्ट्र का निर्माण करते हैं। उन्होंने कहा, हमें अपनी सामान्य समस्याओं के समाधान के लिए एक होकर कार्य करना चाहिए। यदि हम ऐसा करेंगे तो हम जीवित रह सकेंगे, और यदि ऐसा करने में हम असमर्थ रहे तो यह तो हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए घातक होगा। अपने एक अन्य भाषण में उन्होंने हृदय छू देने वाले शब्दों में कहा कि भारत देश उस नई दुल्हन के समान है जिसमें हिंदू और मुसलमान दो सुंदर तथा चमकीले नेत्र हैं। यदि दोनों परस्पर सहयोग और मेल से रहते हैं तो दुल्हन सदैव सुंदर बनी रहेगी, पर यदि ये दोनों नेत्र विरोधी दिशाओं में देखते हैं तो दुल्हन निश्चित रूप से तिरछी दिखेगी अथवा अंधी हो जाएगी। सर सैयद अपने राष्ट्रवादी और हिंदू मुस्लिम एकतावादी स्वरूप को अधिक समय तक बनाए न रख सके। असलियत प्रकट होकर रही और 1887 से तो वे स्पष्ट रूप से प्रतिक्रियावादी और संप्रदायवादी धारा में बहने लगे। सर सैयद में संप्रदायवादी बीज एकाएक ही नहीं उगे, बल्कि ये 6 वेश में पहले से ही विद्यमान थे। हिंदुओं के विरुद्ध मुसलमानों का पलड़ा भारी करने
और विदेशी हुकूमत को मुसलमानों की ओर झुकाने का उनका कूटनीतिक खेल 1858 में ही तब स्पष्ट रूप से आरंभ हो चुका था जब उन्होंने भारतीय विद्रोह के कारण पुस्तक लिखी। संक्षेप में, सर सैयद एक सच्चे राष्ट्रवादी और हिंदू मुस्लिम एकतावादी कभी नहीं रहे। एक प्रभावशाली सार्वजनिक नेता बनने के लिए सर सैयद के लिए आवश्यक था कि अपने जड़ें जमने तक वे कूटनीतिक भाषण में बोलते, एकता की बातें ऊपर से करते और अंदर एकता की जड़ें काटने में लगे रहते। सर सैयद अहमद खां के धार्मिक तथा सामाजिक विचार। रिलीजियस एंड सोशल व्यूज ऑफ सर सैयद अहमद खान। हिंदू समाज के उत्थान के लिए जो कार्य राजा राम मोहन राय ने किया, वही कार्य मुस्लिम समाज के उत्थान के लिए सर सैयद अहमद खान ने किया। उस समय 1857 की क्रांति असफल हो चुकी थी और अंग्रेजों ने अपनी शानदार विजय के पश्चात विद्रोह की सारी जिम्मेदारी मुसलमानों को डाल दी थी। इसलिए अंग्रेजों ने उन्हें नौकरी चाकरी से वंचित रखने तथा उनका पूर्ण दमन करने की नीति अपनाई। दूसरी तरफ मुसलमान पश्चिमी शिक्षा और विज्ञान के प्रति पूर्ण रूप से उदासीन थे। कट्टरपंथियों को मुगल साम्राज्य की समाप्ति से बड़ा धक्का पहुंचा, क्योंकि भारत से मुस्लिम राज्य का अंत हो गया था। उन्हें विदेशी धर्म और संस्कृति यानी कि ईसाई धर्म और संस्कृति से बड़ी भारी घृणा थी, जबकि ईसाई मिशनरियों ने अपना यह लक्ष्य बनाया हुआ था कि वे भारत के हिंदू और मुसलमान दोनों को ईसाई धर्म में दीक्षित करेंगे। 1857 की अंग्रेजों की विजय के पश्चात वे और अधिक सक्रिय यानी एक्टिव हो गए थे। फलतः सर सैयद अहमद खां के सम्मुख बड़ा कठिन कार्य था। एक और तो उन्हें तर्कों के आधार पर कठमुल्लावाद से लड़ना था तथा दूसरी ओर मुसलमानों में सुधार करके उनकी सामाजिक कुरीतियों से रक्षा करनी थी। तीसरे, मुसलमान और ईसाइयों को एक दूसरे के समीप लाना था। चौथे, मुसलमानों को अंग्रेजी शिक्षा तथा विज्ञान की तरफ झुकाना था। पांचवें, उन्हें अंग्रेजों की वफादार प्रजा बनाना था, क्योंकि 1857 की क्रांति की विफलता के पश्चात वे आश्वस्त हो चुके थे कि अंग्रेजों को यहाँ से निकालने का भारतीयों में सामर्थ्य नहीं है और मुसलमानों को नौकरियाँ तथा अन्य अधिकार केवल अंग्रेजों के साथ सहयोग करने से ही मिल सकते हैं। सर सैयद अहमद खां यद्यपि कुरान के विद्वान नहीं थे, तथापि उन्होंने ये कार्य बड़ी चतुराई से किए। सर सैयद अहमद खां ने उन सभी कुरीतियों की घोर निंदा की जो मुसलमानों में आ गई थी, जैसे कब्र और मजारों की पूजा, गुलामी, बहुविवाह, जिहाद और ब्याजखोरी इत्यादि। उन्होंने कहा कि गुलामों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करना चाहिए। कब्र और मज़ारों की पूजा के लिए इस्लाम में कोई स्थान नहीं है। मुसलमानों को एक से अधिक विवाह कुछ विशेष परिस्थितियों में ही करने की आज्ञा है, और वह भी इस शर्त पर कि वह सब स्त्रियों से समान और अच्छा व्यवहार करेगा। गैर मुसलमानों के विरुद्ध जिहाद तभी उचित है जब इस्लाम पर हमला होता हो। ब्याजखोरी भी निरपेक्ष रूप से मना नहीं की गई है। युद्धों में बनाए गए बंदियों को मारना या महिलाओं को गुलाम बनाना गैर इस्लामी है। उनका यह दृढ़ विश्वास था कि मुसलमानों के उद्धार का एकमात्र उपाय ब्रिटिश राजभक्ति है। अतः उन्होंने मुसलमानों को सभी ऐसी परंपराओं के विरुद्ध चेतावनी दी जिससे अंग्रेज रुष्ट हो। इस हेतु इसके लिए उन्होंने सबसे पहले अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज खोला। उन्होंने इसका प्रिंसिपल मिस्टर बैक को नियुक्त किया। 1877 ईस्वी में लॉर्ड लीटन को मानपत्र भेंट करते हुए उन्होंने कहा, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की नींव रखने का मुख्य उद्देश्य यह है कि पूर्वी ज्ञान का पश्चिमी साहित्य तथा विज्ञान से मेल किया जाए, मुसलमानों को ब्रिटिश ताज की उपयोगी प्रजा बनाया जाए और उनमें ऐसी राजभक्ति उत्पन्न की जाए जो दीनता तथा दासता के कारण नहीं, अपितु अंग्रेजों के अच्छे शासन से प्राप्त होने वाले सुखों की वास्तविक स्तुति के कारण उत्पन्न हो। यह अलीगढ़ कॉलेज बाद में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी और अलीगढ़ आंदोलन में परिवर्तित हो गया।
20वीं शताब्दी में मुस्लिम लीग ने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का बड़ा भारी दुरुपयोग किया और इसे पाकिस्तान प्राप्ति के लिए सबसे बड़ा प्रचार केंद्र बनाया। यहाँ से निकले कट्टरपंथी विद्यार्थियों ने ही पंजाब और भारत के मुस्लिम बहुल प्रदेशों में जाकर पाकिस्तान का विषैला प्रचार किया, जिसके कारण हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे। सर सैयद अहमद खान के राजनीतिक विचार पर नज़र डालते हैं। पॉलिटिकल व्यूज ऑफ सर सैयद अहमद खान। यह पहले ही बताया जा चुका है कि 1857 की क्रांति की विफलता ने सर सैयद अहमद खान पर विशेष प्रभाव डाला और उनके विचारों को नया मोड़ दिया। उनका यह दृढ़ विश्वास बन चुका था कि ब्रिटिश राज को हटाने की भारतीयों में शक्ति नहीं है, इसलिए यह विदेशी राज अभी ठहरेगा। फलता मुसलमानों को उसका विरोध करने के बजाय उससे सहयोग करके कुछ अधिकार यानी नौकरियां इत्यादि प्राप्त करनी चाहिए। उन्हें 1857 का विद्रोह करने जैसी गलती नहीं करनी चाहिए। उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी जिसका नाम था 1857 ईस्वी के विद्रोह के कारण, कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट। इसमें उन्होंने यह प्रमाणित किया कि 1857 के विद्रोह का यह प्रमुख कारण है कि भारतीयों को प्रशासन में कोई भी भाग नहीं दिया गया। सर अल्फ्रेड लॉयल के अनुसार 1857 ईस्वी के विद्रोह के बाद मुसलमानों पर अंग्रेज इस प्रकार टूट पड़े मानो वे इनके असली शत्रु और अत्यंत भयंकर प्रतिद्वंदी हो। इसलिए विद्रोह की विफलता हिंदुओं की तुलना में मुसलमानों के लिए अधिक विपत्तिजनक थी। हिंदुओं पर मुसलमानों का पुराना प्राधान्य नष्ट हो गया, उन पर विदेशी शासकों का विश्वास उठ गया और सैनिक तथा असैनिक सेवाओं के ऊपरी खंड में उसकी संख्या घट गई। इस परिस्थिति का मुकाबला करने के लिए सर सैयद अहमद खान ने पहले तो एक राजभक्त मुसलमान लॉयल मोहम्मडन्स नामक पत्र निकालना शुरू किया। न्यायाधीश शाहदीन ने लिखा है, सर सैयद अहमद को यह पता था कि जब तक मुसलमानों और ईसाइयों में धार्मिक बैर है तब तक भारतीय मुसलमानों में ब्रिटिश राज के प्रति भक्ति नहीं पैदा होगी और उस समय तक शासक भी उन्हें राजभक्त नहीं समझेंगे। इसलिए उन्होंने ईसाइयों और मुसलमानों में धार्मिक मेल कराने का प्रयास किया। उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी जिसमें यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया कि मुसलमानों को ईसाइयों और यहूदियों के साथ भोजन करने की आज्ञा है। मुसलमानों और ईसाइयों में मेल उत्पन्न करने के लिए उन्होंने बाइबिल पर एक टीका लिखी। जस्टिन शाहदीन का कथन है, इन लेखों से बहुत से अविश्वासी सरकारी अधिकारियों को भी विश्वास हो गया और मुसलमानों की राजभक्ति के बारे में जो संदेह के बादल थे वे कुछ ही समय में दूर हो गए। ब्रिटिश सरकार ने उन्हें 1878 ईस्वी में लोक सेवा आयोग का सदस्य नियुक्त किया। बाद में उन्हें वायसराय की काउंसिल का सदस्य भी नियुक्त किया गया। चलिए जानते हैं कि अंग्रेज़ों का सर सैयद अहमद खान पर क्या प्रभाव पड़ा। अंग्रेज़ों का सर सैयद अहमद खान पर प्रभाव। सर सैयद अहमद खान ने 1875 ईस्वी में एक मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल खोला। 1877 ईस्वी में यह कॉलेज बन गया और बाद में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बन गया। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के प्रिंसिपल मिस्टर बैग थे, जो कि एक अंग्रेज़ थे। इसके अलावा मिस्टर मॉरिसन और ब्लंट इत्यादि अन्य प्रोफेसर थे। उन्होंने सर सैयद अहमद खान के विचारों पर 1883 से लेकर 1898 ईस्वी तक विशेष प्रभाव डाला और उसको कांग्रेस का घोर विरोधी बना दिया। कांग्रेस अपनी स्थापना दिसंबर 1885 के 2 वर्ष बाद में ही ब्रिटिश सरकार की सारी सहानुभूति खो बैठी थी। बैक ने मुसलमानों को समझाया कि यदि भारत में लोगों को कोई भी प्रतिनिधित्व प्रांतीय परिषदों अथवा केंद्रीय परिषद में दिया जाता है तो उसका आधार लोकतंत्र होगा। चूँकि मुस्लिम अल्पमत में है, इसीलिए वहाँ पर हिंदुओं का बोलबाला हो जाएगा। आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में हो गई थी। उसकी शाखाएं पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में तेजी से फैल रही थी। आर्य समाज ने गोरक्षा
और शुद्धि आंदोलन तेजी से चलाया हुआ था। जो हिंदू मुसलमान बन गए थे उन्हें दोबारा शुद्ध करके हिंदू बनाया जा रहा था। अंग्रेज़ों ने हिंदू और मुसलमानों में फूट डलवाने के लिए गौ हत्या की अनुमति दे दी थी। इसे कुछ मुसलमान अपनी जीत समझते थे। इससे हिंदू और मुसलमानों में कटुता बढ़ती गई। उत्तर प्रदेश के न्यायालयों में कामकाज के लिए हिंदी की मांग होने लगी, जहाँ की पहले उर्दू चलती थी, जो कि अधिकतर फारसी से प्रभावित थी। मुसलमान हिंदी भाषा को बहुत कम जानते थे। इसलिए न्यायालयों में हिंदी की स्वीकृति से सर सैयद अहमद खां बहुत रुष्ट हुए, क्योंकि हजारों मुसलमान बेकार हो गए। अंग्रेज़ों की यह निश्चित योजना थी कि हिंदू मुस्लिम दंगे भड़काए जाए। उनके प्रयत्नों से, अंग्रेज़ों की कोशिशों से 1893 ईस्वी में कई स्थानों पर दंगे भड़क उठे। महाराष्ट्र में लोकमान्य तिलक ने इनका मुकाबला करने के लिए शिवाजी उत्सव तथा गणपति उत्सव मनाना आरंभ किया। सर सैयद अहमद खां की सांप्रदायिक नीति क्या थी, चलिए जानते हैं। सर सैयद अहमद खां की सांप्रदायिक नीति। सर सैयद अहमद खां पहले कई वर्षों तक हिंदू मुस्लिम एकता के महान समर्थक रहे। 1883 ईस्वी में उन्होंने दोनों संप्रदायों में राजनीतिक सहयोग की बात जोरदार ढंग से कही। उन्होंने कहा कि मेरी एक आंख हिंदू है तो दूसरी मुसलमान। वे ये कहते थे कि दोनों संप्रदायों को परस्पर सहयोग, एकता, सहानुभूति और प्रेम से जीवन बिताना चाहिए। डॉक्टर ताराचंद के अनुसार सर सैयद अहमद खान हिंदुओं और मुसलमानों के राजनीतिक सहयोग में विश्वास रखते थे। यह सत्य के विपरीत है कि वे इस सिद्धांत के निर्माता हैं कि हिंदू और मुसलमान दो अलग राष्ट्र हैं। सच्ची बात तो यह है कि वे हिंदू और मुसलमानों की एकता के समर्थक थे। उनके लिए इस एकता में धर्म और ईमान कोई बाधक नहीं था। कांग्रेस के साथ उनके मतभेद केवल राजनीतिक थे। इस प्रकार के भेद तो हिंदुओं में आपस में भी थे, उदाहरण स्वरूप जमींदार वर्ग और पढ़े लिखे मध्यम वर्ग में। सर सैयद अहमद खां के द्वारा कांग्रेस का विरोध। सर सैयद अहमद खां के ये विचार बाद में मिस्टर बैक के प्रभाव के कारण बदल गए थे। बैक में सर सैयद अहमद खां को कांग्रेस का घोर शत्रु बना दिया था और उनके मन में यह बात बैठा दी थी कि भारत में मुसलमानों की विशेष स्थिति होनी चाहिए। लोकतांत्रिक ढांचे में यह कदापि प्राप्त नहीं हो सकती है, क्योंकि मुसलमान अल्पसंख्यक हैं। केवल ब्रिटिश सरकार की तरफ भक्ति और सहयोग से ही प्राप्त हो सकती है। इसलिए सर सैयद अहमद खान ने 1887 ईस्वी में मुस्लिम शिक्षा सम्मेलन की स्थापना की, जो अपने अधिवेशन प्रतिवर्ष उसी नगर में करती थी जहां कांग्रेस करती थी, ताकि मुसलमानों के अंदर कांग्रेस के प्रति कोई सहानुभूति न रहे। यह स्मरण रहे कि शुरू में ब्रिटिश सरकार का कांग्रेस की तरफ रवैया सहानुभूतिपूर्ण था, परंतु 2 वर्ष के पश्चात यह रवैया बदल गया, क्योंकि सर्वप्रथम कांग्रेस अधिकारों की मांग करने लगी थी। दूसरे, अफगानिस्तान पर रूस के आक्रमण का खतरा टल गया था। अंग्रेज भारत की प्रतिरक्षा के लिए तटस्थ अफगानिस्तान की सत्ता को परम आवश्यक समझते थे। सर सैयद अहमद खां के द्वारा देशभक्त संस्था तथा मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल डिफेंस एसोसिएशन की स्थापना। इसके पश्चात कांग्रेस में मुसलमानों को जाने से रोकने के लिए सर सैयद अहमद खां ने देशभक्त संस्था पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना की। यह संस्था यानी पैट्रियोटिक एसोसिएशन अत्यंत प्रतिक्रियावादी थी और कांग्रेस के प्रगतिशील विचारों का हर संभव तरीके से विरोध करती थी। इसलिए कांग्रेस के प्रसिद्ध उदारवादी नेता सर सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने लिखा है, कुछ वर्षों के पश्चात ही कांग्रेस को एक हिंदू संस्था कहा जाने लगा, जबकि इसके विपरीत महान राष्ट्रीय कार्य के लिए हम हिंदू नेता मुसलमान देशवासियों का भी सहयोग प्राप्त करने का भरसक प्रयत्न कर रहे थे। हम कांग्रेस में आने वाले प्रतिनिधियों का रेल किराया भी देते थे और उन्हें अन्य प्रकार की भी सभी सुविधाएं देते थे। इसके बाद अंग्रेज़ों की प्रेरणा से सर सैयद अहमद खान ने कांग्रेस के प्रवाह को रोकने के लिए मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल डिफेंस एसोसिएशन
मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल डिफेंस एसोसिएशन की स्थापना की। इसका उद्देश्य यह था कि मुसलमानों में अंग्रेज़ों के प्रति वफादारी या राजभक्ति की भावना उत्पन्न की जाए और ब्रिटिश सरकार की सहायता से मुसलमानों के अधिकारों की रक्षा की जाए और ब्रिटिश शासन को सुदृढ़ बनाया जाए। यह संस्था अत्यंत प्रतिक्रियावादी थी और कांग्रेस के सख्त विरुद्ध थी। सर सैयद अहमद खान के इन सब प्रयासों का यह परिणाम निकला कि मुसलमानों का कांग्रेस की तरफ झुकाव बहुत कम हो गया और वे ब्रिटिश सरकार की तरफ वफादारी को ही सब कुछ समझने लगे। उन्होंने केवल उस समय अपने संप्रदाय के लिए प्रतिनिधित्व और अधिक अधिकारों की मांग की, जबकि कांग्रेस लोकतंत्रात्मक संस्थाओं या राजनीतिक सुधारों की मांग करने लगी। कोई भी सच्चा लेखक डॉक्टर गंगादत्त तिवारी के इस कथन से सहमत हुए बिना नहीं रह सकता है। निसंदेह सर सैयद एक उच्च कोटि के नेता, उच्च चरित्र के व्यक्ति, बौद्धिक प्रतिभा से युक्त तथा समाज सेवा की सच्ची निष्ठा धारण करने वाले महापुरुष थे। मुस्लिम समाज को पतन के गर्त से उबारने की उनकी ईमानदार आकांक्षा उन्हें एक उच्च नेता की स्थिति प्रदान करती है, परंतु दुर्भाग्य की बात यह रही कि उन्होंने मुस्लिम समाज को देश से ऊपर रखा। मुस्लिम संप्रदाय के उद्धार के लिए वे अंग्रेजों के कृपा पात्र बने रहे और बहुसंख्यक हिंदू समाज का भय उन्हें सताता रहा। वे कांग्रेस की लोकतंत्रीय शासन की मांगों का विरोध करते रहे। राजनीतिक स्वतंत्रता तथा लोकतंत्र उनके लिए सदैव भय की चीज़ें बनी रही। साम्राज्यवादी नौकरशाही की कृपा पर अपने संप्रदाय की उन्नति का स्वप्न देखकर उनकी राजनीतिक विचारधारा संकीर्ण बनी रह गई। परिणाम यह हुआ कि भले ही उन्होंने शिक्षित मुस्लिम वर्ग में नवजीवन का संचार करने तथा मुस्लिम संप्रदाय की चेतना को जागृत करने में महत्वपूर्ण योगदान किया, तथापि राष्ट्रीय एकता तथा राष्ट्रीय स्वतंत्रता की धारणाएं उनके समक्ष गौण हो गई। कालांतर में पृथकतावादी तत्वों के विकसित होने में मदद मिली और भारत के राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में सांप्रदायिक फूट समय समय पर अपने कुप्रभावों को व्यक्त करती रही है। अतः यह मानना पड़ेगा कि सर सैयद अहमद खान ने मुस्लिम संप्रदाय में से कुरीतियों को दूर करने में प्रशंसनीय कार्य किया। वे कठमुल्लाओं के विषैले प्रचार के बावजूद मुसलमानों को पश्चिमी शिक्षा और विज्ञान के समीप लाने में सफल हो गए। उन्होंने अलीगढ़ आंदोलन के द्वारा मुसलमानों और अंग्रेज़ों में सहयोग उत्पन्न कर दिया। उन्होंने अफ़गान नेता जमालुद्दीन अफ़गानी के विषैले प्रचार का सख्ती से मुकाबला किया और पश्चिमी एशिया में परिवर्तन कराने में सफलता प्राप्त की, परंतु उन्होंने अपना दृष्टिकोण कभी भी पूर्ण स्वतंत्रता तक विस्तृत नहीं किया, अपितु केवल मुसलमानों के लिए अधिक नौकरियों और अधिकारों तक ही सीमित रखा। इसलिए उन्होंने कांग्रेस का सदैव विरोध किया, क्योंकि वे अंग्रेज़ों को भारत से बाहर निकालने के लिए कभी भी प्रयत्नशील नहीं थे। इसमें संदेह नहीं कि अलीगढ़ आंदोलन कालांतर में मुस्लिम लीग और अंग्रेज़ों की प्रेरणा से हिंदू और मुसलमानों में गहरी खाई उत्पन्न करने में सफल हुआ। फलतः भारत में 1947 ईस्वी में सांप्रदायिक दंगे हुए और देश का सांप्रदायिक आधार पर बंटवारा हुआ, जिसके कारण हजारों जाने गई, लाखों लोग बेघर हो गए और अरबों रुपए की संपत्ति नष्ट हुई। डियर स्टूडेंट्स, वीडियो यूज़फुल लगी हो तो इसे लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसे शेयर करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।